हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के बैच में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को करेंगे और पिछले क्लास में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था ठीक उसके बाद से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले फटाफट से देख लेते हैं एक बार हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था और ठीक उसके बाद से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखा? चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा? हमारा जो ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ध्यान से देखना, हमारा जो ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी बेसिकली ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सब्जेक्ट है। यानी ये जो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बिजनेस के वो सारे इवेंट जिसकी वजह से बिजनेस के एसेट या लायबिलिटी में चेंज आती है, यानी कि फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सिस्टम में बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट के हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विच आर नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए दो रूल्स बनाए गए। एक को बोलते हैं गोल्डन रूल, एक को बोलते हैं मॉडर्न रूल। ये दोनों रूल्स हमने पिछले क्लासेस में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गोल्डन रूल के अंदर तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब बिजनेस के सारे टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स। पर्सनल अकाउंट का मतलब जो भी किसी पर्सन से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब बिजनेस के जो भी खर्चे और इनकम है। इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में टोटल 5 कैटेगरीज है। मॉडर्न रूल में कितने कैटेगरीज है? 5। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन एंड कैपिटल। एसेट्स का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, लायबिलिटी का मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन, एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन हम लोग ऑलरेडी समझते हैं। कैपिटल का मतलब बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, रूल भी हमने देख लिया था। मॉडर्न रूल क्या है, गोल्डन रूल पहले देख लेते हैं। गोल्डन रूल क्या है? ये है गोल्डन रूल। रियल अकाउंट में व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तीन चीजें अगर बिजनेस में इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा लायबिलिटी, इनकम, गेन, कैपिटल, इनकी वैल्यू बिजनेस में बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये सिंपल फॉर्म है मॉडर्न रूल का। मैंने कुछ इलस्ट्रेशन के लिए कुछ एग्जांपल भी आपको दिया था। आज हम लोग ना नया टॉपिक करते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स। एक फ्रेश पेज में हेडिंग देना अकाउंटिंग टर्म्स। चलो, आज का ये क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हेडिंग क्या देना है? अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, जब हम लोग अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं। अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हम लोगों ने शायद पहले नहीं सुना। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का ना अपना कुछ एक स्पेसिफिक एक्यूमेन होता है। एक्यूमेन मतलब उस सब्जेक्ट, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे साइंस में जब हम लोग पढ़ते हैं कुछ साइंस के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, वो मे भी वो लोग समझ पाएंगे जो साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना। बायोलॉजी के अपने कुछ मेडिकल टर्म, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, उनका अपना मेडिकल टर्म्स होता है। एडवोकेट लोगों का अपना कुछ लीगल टर्म्स होता है, वो लोग लॉ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स में बात करते हैं। तो उनका मीनिंग क्या है वो मे बी जो नॉर्मल पब्लिक है वो समझ ना पाए, क्योंकि आम बोलचाल में वो सारे टर्म्स यूज नहीं होते हैं। तो एक लेमैन के लिए जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लेमैन्स टर्म में जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, रेगुलर कॉन्वर्सेशन के लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो बेसिक इंग्लिश का कॉन्वर्सेशनल वर्ड होता है जो हम लोग आम बोलचाल में यूज करते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में अपना स्पेसिफिक टर्म होता है। लाइक मेडिकल के अपने टर्म्स होते हैं, लीगल टर्म्स होते हैं। इसी तरीके से अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जब हम लोग अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में भी कुछ नए नए इंग्लिश के टर्म्स मिलेंगे। ये टर्म्स इंग्लिश के ही है
पर हो सकता है अभी तक आप लोगों ने इसको सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा या इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। रीज़न ये है कि ये इंग्लिश के टर्म्स है, पर आपका अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट तो अभी तक था नहीं, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो ये टर्म्स भी आपके लिए नए होंगे। तो हम लोग इनको पहले अच्छे से समझेंगे। क्यों अच्छे से समझेंगे? क्योंकि अब हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आने वाले सारे लेक्चर्स में अब हम लोगों को ये टर्म्स में ही बात करना पड़ेगा। तो जो जनरल इंग्लिश का जो टर्म होता है ना, जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, वो हम लोग अब यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हम लोग एकदम स्पेसिफिक अकाउंटिंग टर्म्स को यूज करेंगे जो हमें इस सब्जेक्ट में आगे बार बार फ्रिक्वेंटली फेस करने पड़ेंगे। तो जितना अच्छा अपना अंडरस्टैंडिंग होगा उतना अपने लिए सही रहेगा। तो चलो एकदम स्टार्टिंग से एक एक अकाउंटिंग टर्म को डिटेल में आज लिखेंगे, डिस्कस करेंगे, मैं समझाता भी चलूंगा। आप सभी लोगों को साथ साथ में क्या करना है, कॉपी में भी नोट करना है। जिनका फर्स्ट क्लास है वो 3 या 4 पेज पहले छोड़ दे, ठीक है। आज जिनका फर्स्ट क्लास है 4 पेज छोड़ देंगे, उसके बाद से 5th पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहला टर्म कैपिटल। मैं पहले मीनिंग लिखवा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो भी स्टूडेंट वीडियो मोड पे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोगों को भी साथ साथ में कॉपी में लिखना है, ठीक है। एकदम साइमल्टेनियसली आपको लिखना है। चलो, तो इसकी मीनिंग, कैपिटल को पहले लिखो। एनीथिंग इन्वेस्टेड by the proprietor, anything invested by the proprietor into his business, anything invested by the proprietor into his business out of his personal source are called capital. It may or may not be in monetary form. Yes. Yes. हाँ, मैंने ये लिखवा दिया, मुझे याद है, मॉडर्न रूल में भी ये लिखवाया था मैंने, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर लिख लो, क्योंकि हम लोग वापस से सारे टर्म्स को लिख रहे हैं। यू राइट इट अगेन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, देखो, बिजनेस का प्रोप्राइटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मालिक, ओनर, ठीक है। तो बिजनेस का जो ओनर होता है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे उसे कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में वो पैसे इन्वेस्ट करता है। मान लो किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ही इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीस और 20 लाख रुपीस इनटू द बिजनेस। तो 10-20 लाख रुपए लगाकर मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो जो 10-20 लाख रुपए लगाया है, उस पर्सन ने जो 10-20 लाख रुपए लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो क्या माना जाएगा? कैपिटल। क्यों कैपिटल बोलेंगे इसको? क्योंकि प्रोप्राइटर के तरफ से लगाया जा रहा है। कहां लग रहा है? बिजनेस में लग रहा है। कहां से लगा रहा है प्रोप्राइटर? अपने पर्सनल सोर्स से। तो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल सोर्स से बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक आदमी ने 20 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बट एक चीज हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक मिसकंसेप्शन होता है, उन्हें लगता है कि कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसे, यानी कि प्रोप्राइटर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना बिजनेस में, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ कैपिटल। नो, दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन, अ मिथ। कैपिटल में नॉन मॉनेटरी चीजें भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एनीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई पर्सन है, वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एक अपना कोई स्टोर ओपन किया, एक दुकान उसने खोला, और उसने दुकान खोला, उसके लिए उसने कुछ पैसे लगाए। अब उसे ना दुकान में एक टेबल चाहिए, एक काउंटर बनाने के लिए। होता है ना, जैसे हर एक शॉप में जब हम लोग जाते हैं तो एक टेबल होता है, काउंटर होता है, जिसको काउंटर बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। उसके दूसरे तरफ में शॉपकीपर होता है, और हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई साहब मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और दुकानदार क्या करता है, वो लाकर देता है। तो एक टेबल होता है कि नहीं, हर एक दुकान में मोस्टली हम लोग देखते हैं काउंटर या एक टेबल होता है। तो वो जो पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसे अपने दुकान में लगाने के लिए एक टेबल चाहिए था, एक काउंटर चाहिए था।
तो उसने सोचा कि बाहर से खरीदने से अच्छा घर पे एक एक्स्ट्रा टेबल वैसे पड़ा हुआ है, ऐसे ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है, उसके घर पे एक टेबल ऐसे पड़ा हुआ है, स्पेयर टेबल है, ऐसा उतना यूज़ होता नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना घर से वो टेबल लाकर उसने अपने दुकान में लगा दिया और उसी टेबल को वो काउंटर की तरह यूज़ करने लग गया एज अ काउंटर। क्योंकि नया नया बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है तो फाइनेंशियल प्रेशर है थोड़ा, है ना, लिमिटेड फंड है, तो उसने सोचा बाजार से खरीदेंगे तो 10-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो बेटर है कि घर में एक टेबल पड़ा है, कोई खास इस्तेमाल तो होता नहीं है, चलो इसी को एक काम करते हैं, लाकर बिजनेस में लगा देते हैं। उसने अपने घर से लाया एक टेबल और बिजनेस में उसको लगा दिया और उसी पे वो कस्टमर के साथ डील करने लग गया, मतलब एज अ काउंटर उसको यूज कर रहा है। एक चेयर भी इसी तरीके से घर पे पड़ा था, उसने लाकर उसने बिजनेस में लगा दिया बैठने के लिए, कस्टमर के बैठने के लिए, और एक दो चेयर आकर लगा दिया। तो ये देखो वो पर्सन जो है, यानी कि जो प्रोप्राइटर है, वो क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर अपने घर के पर्सनल एसेट को, वो उसका पर्सनल एसेट था, उसके घर के इस्तेमाल के लिए उसने खरीदा था, पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने पर्सनल फर्नीचर को बिजनेस पर्पस के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, पर्सनल फर्नीचर को बिजनेस पर्पस के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो मान लो उसने टोटल जो टेबल चेयर जो भी अपने घर से लाकर बिजनेस में लगाया, मान लो उसकी टोटल वैल्यू है 20,000, तो मान लिया जाएगा कि उस पर्सन ने 20,000 का फर्नीचर इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया, फर्नीचर। जरूरी नहीं है कि बिजनेस में हम लोग पैसा ही इन्वेस्ट करेंगे, पैसा तो इन्वेस्ट होता ही है, मनी इज द मेन थिंग विच इज इन्वेस्टेड। तो हर एक प्रोप्राइटर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसे तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन पैसे के अलावा मान लो कोई प्रोप्राइटर कुछ और भी लगाता है ना, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में ही आएगा वो भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक फनी एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि एक पर्सन है, वो हर साल अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पे अच्छे अच्छे गिफ्ट ला कर देता है, एनिवर्सरी पे ही नहीं, हर महीने ला कर देता है। वो अपनी वाइफ को बहुत मानता है, बहुत प्यार करता है। तो एवरी सिंगल मंथ उसकी जो सैलरी आती है, सैलरी में से पहला काम वो क्या करता है मालूम है, एवरी मंथ उसकी जब सैलरी आती है तो वो चला जाता है ज्वेलर के दुकान में और जाकर अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ ज्वेलरी ले लेता है, कभी रिंग ले लेता है, कभी नेकलेस ले लेता है, कभी चेन, कभी बैंगल, जो उसे मन करता है एवरी मंथ लाता है और अपनी वाइफ को बोलता है देखो आज मेरी सैलरी आई है और मैं तुम्हारे लिए ये लाया। अब उसकी वाइफ बहुत खुश, बोलती वाह इतना अच्छा हस्बैंड तो मुझे मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है। अब हुआ क्या, ऐसे करके नई नई शादी हुई थी तो 1 साल 1.5 साल 2 साल चला, हस्बैंड हर महीने कुछ ना कुछ हर महीने ला कर दे रहा है और वो अपनी सहेलियों को सुना रही है कि देखो तुम्हारे जो हस्बैंड है वो तो साल में शायद एक नहीं लाते होंगे, मेरे यहाँ तो हर महीने हस्बैंड कुछ लाते हैं, सैलरी आना और पहला कुछ ना कुछ मेरे लिए खरीदा जाता है। तो उसकी जो है ना, मतलब उसकी जो फ्रेंड्स है वो सारी जेलस फील कर रही है और ये सब करने में फीमेल्स को बहुत अच्छा लगता है। तो वो एकदम अपनी सहेलियों में अपना रोब जमा रही है, एकदम शी इज़ वेरी हैप्पी और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से 2 साल बीतने के बाद उनके हस्बैंड ने बोला कि देखो मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। वाइफ ने बोला बोलिए। उसने बोला ना कि आजकल ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा था ना कि एक ज्वेलरी शॉप ओपन करते हैं, उसमें ज्वेलरी रखेंगे और अच्छा खासा बिजनेस होगा। कितना कमाते हैं लोग, है ना, सुनार की दुकान पे देखो जहाँ ज्वेलरी वगैरह मिलता है, अच्छा खासा इनकम यार, बहुत कमाते हैं। वाइफ ने बोला हाँ बात तो सही है, हम लोग भी जाते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, इतने पैसे लगते हैं, इतना इतना मेकिंग चार्ज लगता है, तो कमाई तो है कि नहीं, अच्छा आइडिया है, ज़रूर खोलिए। मैं भी अपने सारे फ्रेंड लोग को बोलूँगी कि हमारे यहाँ से आकर खरीदने के लिए। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है चलो ज्वेलरी ओपन करते हैं, लेकिन ज्वेलरी का दुकान अगर ओपन करेंगे तो उसके लिए तो ज्वेलरी भी चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि बेचेंगे क्या दुकान में, स्टॉक तो चाहिए होगा ना। वाइफ ने बोला हाँ स्टॉक तो चाहिए। हस्बैंड बोल रहा है एक काम करते हैं, देखो तुम तो वैसे कहीं जाती आती हो नहीं, घर पे ही रहती हो सारा दिन, तुम्हारे पास इतने सारे जो ज्वेलरी पड़े हैं इसका क्या ही करोगी, तुम तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें गहनों की क्या जरूरत है, ऊपर वाले ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, बिना ज्वेलरी बिना गहनों के तुम इतनी अच्छी लगती हो, तुम्हें क्या ही ज्वेलरी की जरूरत है ना, ज्वेलरी भी शर्मा जाएगा। अब एकदम जो वाइफ है वो एकदम गुब्बारा फूल के बोले हाँ क्या बात है, क्या बोले अरे आप तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो हस्बैंड बोला नहीं सच बोल रहे, तुम्हारे को कोई ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, अब एक काम करो, ये ज्वेलरी एक काम करते हैं बाजार से खरीद कर अगर दुकान में रखेंगे भी बहुत पैसे लगेंगे, वैसे भी कहीं तुम आती जाती हो नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास वैसे इतने सारे जो ज्वेलरी है वो वैसे बक्से में पड़े अलमारी के अंदर, एक काम करते हैं, अच्छा आइडिया दे रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे नाम पे स्टार्ट करेंगे, यू विल बी द ओनर,
मुझे अपने नाम पे नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे नाम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू विल बी द ओनर। और एक काम करो, जो भी तुम्हारे अलमारी में जो स्टॉक पड़ा है ना वो सब निकाल के वहां पर लगा देते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक जो स्टॉक चाहिए वो वहां से आ जाएगा, और उसके बाद उसको बेचेंगे, फायदा होगा। तुम अपने फ्रेंड्स को भी बोलना, वो लोग भी इधर उधर अपने हस्बैंड से पैसा वैसा लेते होंगे, उनसे लेके हमारी दुकान में आके शॉपिंग करेंगे। इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी वाइफ को किसी तरह से समझा के, चालाकी से उसने क्या किया, जो 2 साल में हर महीने जो उसको पिछले 2-2.5 साल में जो भी गिफ्ट उनको दिया जा रहा था, एक्चुअली में वो ना स्टॉक जमा कर रहा था। समझ रहे कैसा 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 इंसान है यार, कैसा कैसा इंसान है। वाइफ को पता भी नहीं चला, उसके साथ गेम हो गया। चलो जो भी है, तो अब 2 साल के बाद फाइनली क्या हुआ, उस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान खोला ज्वेलरी का, और सारे जो ज्वेलरी जो घर में पड़े थे उसको दुकान में लगा दिया। अब सोचो ये जो ज्वेलरी है ना, ये एक्चुअली में ये पर्सनल स्टॉक है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को एक ही समझो, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों सेम ही है, समझ लो, ऑब्वियस बात है, प्रोप्राइटर है। तो अब प्रोप्राइटर के घर में जो पर्सनल ज्वेलरी थी, उसने क्या किया, अपने ज्वेलरी को बिजनेस में दुकान में लाके डिस्प्ले में लगा दिया। अब घर के अपने पर्सनल ज्वेलरी को अगर वो दुकान में डिस्प्ले पे लगा दे रहा, मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए अपने ज्वेलरी को इन्वेस्ट कर दिया। एक तरीके से तो यही हुआ ना, इन्वेस्टमेंट हो गया। वो टोटल ज्वेलरी की कीमत है मान लो 50 लाख रुपए। अगर वो 50 लाख की ज्वेलरी अगर वो दुकान में लगाने के लिए बाहर से खरीदता, तो उसे 50 लाख रुपए पैसे देके खरीदने पड़ते। अगर ज्वेलरी का दुकान खोलेंगे तो उसमें तो कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो अगर मान लो उतना ही ज्वेलरी अगर तुम्हें दुकान में लगाने के लिए खरीदना पड़ता, इन दैट केस तुम्हें 50 लाख रुपए रखने पड़ते खरीदने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, बोला कि घर पे तो वैसे ही पड़ा हुआ है, एक काम करते इसी को लगा देते। तो उसने अपने घर के ज्वेलरी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। क्या यह कैपिटल माना जाएगा? पैसा में इन्वेस्ट नहीं हुआ है, गोल्ड के फॉर्म में, ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या यह कैपिटल माना जाएगा? यस, कैपिटल है। बिजनेस में आपने अपने पर्सनल एसेट को, गोल्ड भी आपका पर्सनल एसेट है, ज्वेलरी आपका पर्सनल एसेट है, आपने अपने पर्सनल एसेट को बिजनेस पर्पस के लिए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। सो माना जाएगा कि आपने 50 लाख का कैपिटल लगाया है, मनी के फॉर्म में नहीं लगाया, इन्वेंट्री के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में लगाया। समझ में आ रहा है? तो बोलने का सिंपल सा मतलब यह है कि जब आप कोई भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, वो कैपिटल माना जाता है। अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो कैपिटल है ही अनडाउटेडली। लेकिन अदर देन मनी, अगर कोई प्रोप्राइटर कुछ और भी इन्वेस्ट करता है, तो भी वो क्या माना जाएगा, कैपिटल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सीधा बैठो, स्ट्रेट। समझ में आया कैपिटल? चलो अब नेक्स्ट टर्म लिखो। चलो, गुड्स। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, लिखते हैं पहले फिर समझते हैं। गुड्स आर द प्रोडक्ट्स in which the business deals in, that is the merchandise. For example, notebook, pen, etc. are goods for a stationery shop. तो गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिनमें हम लोग डील करते हैं। हम लोग जिन प्रोडक्ट में डील करते हैं वो क्या है, हमारा गुड्स है। अगर कोई कपड़े का दुकान चलाता है, उसके लिए गुड्स क्या है, कपड़े, टी शर्ट्स। अगर मान लो हम लोग के होता ना लोकेलिटी में, लोग देखते हैं कोई ड्रेस का स्टोर है, वहाँ पर किड्स वेयर मिलता है या फीमेल वेयर मिलता है या मेल वेयर मिलता है, कुछ भी किसी भी तरह का। तो उनके दुकान में क्या चीज़ें बिक रही है, किन चीज़ों में वो डील कर रहे हैं, ड्रेसेस में, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, ये सारी चीज़ें मिलती है, ये उनका गुड्स है।
अगर किसी स्टेशनरी दुकान में जाएंगे, वो किस में डील कर रहा है? स्टेशनरी आइटम में, पेन, पेपर, पैड, तुम्हारा पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीजें, ये स्टेशनरी के जितने भी आइटम है ये उनका गुड्स है। फर्नीचर के स्टोर में जाएंगे जहां पर टेबल, चेयर, ये सारी चीजें, मतलब फर्नीचर वाले आइटम मिल रहे हैं, ये उनका गुड्स है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बिजनेस जिस भी चीज में डील करता है, जो भी चीज वो बेच रहा है, उसके लिए वही गुड्स है। ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो आटा, दाल, चावल, चीनी, ये उसका गुड्स है। समझ में आया? गुड्स। गुड्स को हम लोग और भी बेटर वर्ड में क्या बोलते हैं? मर्चेंडाइज। देखो, बोलने के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट वगैरह बोलते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं, गुड्स। कभी तुम देखो किसी ट्रक के ऊपर लिखा हुआ गुड्स कैरियर, कोई नोटिस किया है? तो गुड्स कैरियर का मतलब क्या है? वो सामान ढोने वाला वो गाड़ी है, गुड्स को कैरी करता है, गुड्स कैरियर। समझ में आ रहा है? तो गुड्स का मतलब सामान जिसमें हम लोग डील करते हैं। चलो, हो गया। नेक्स्ट टर्म, परचेज। परचेज Purchase means buying, but in accountancy purchase indicates only the purchase of goods and it does not include the purchase of any asset स्टेशनरी एटसेट्रा। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है परचेज। तो परचेज का मतलब हम लोग समझते हैं, परचेज का मतलब सिंपल होता है क्या? खरीदना। ये आम बोलचाल में भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, परचेज मीन्स बाइंग समथिंग। लेकिन अकाउंटेंसी में ना परचेज का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अकाउंट्स में परचेज का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं है, परचेज का मतलब गुड्स खरीदना है। यानी गुड्स के अलावा कुछ और चीज खरीदेंगे तो उसको परचेज नहीं बोलेंगे अकाउंट्स में। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ये सिली मिस्टेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। क्लास 12 तक भी कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो क्लास 12 में डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं। मेरे तो स्टूडेंट्स बाय गॉड ग्रेस इतना तो सीख जाते हैं कि ये सारी बेसिक चीज़ उनको पता होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कभी कभी मेरे क्लास में आते हैं क्लास 12 में, जब मैं अकाउंट्स में कुछ टॉपिक करा रहा होता हूँ तो उनकी फंडामेंटल्स उतनी अच्छी नहीं होती है, उन्हें भी ये बात नहीं पता होती है। परचेज का मतलब अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सिर्फ खरीदना नहीं होता है। परचेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स का परचेज, गुड्स खरीदना। अगर आप गुड्स के अलावा कुछ और खरीदते हो तो फिर उसको परचेज नहीं बोलेंगे, अकाउंट्स में परचेज नहीं बोलेंगे। आम बोलचाल में आप बोल सकते हो, अकाउंट्स में परचेज नहीं बोलेंगे। तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जब भी हम लोग लिखेंगे परचेज, इसका मतलब वो किसका परचेज होना चाहिए? गुड्स का। दूसरे चीज के परचेज के लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे वो समझेंगे। समझ में आया? जैसे कि मान लो एसेट का परचेज कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस में कोई एसेट परचेज किया, जैसे मान लो कोई फर्नीचर खरीदा, कोई मशीन खरीदा, तो ये सारे एसेट्स हैं। अगर आप एसेट्स खरीदोगे आप परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे। अगर आप स्टेशनरी खरीदोगे आप परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे। यानी परचेज कब यूज करोगे? जब आप गुड्स खरीदोगे। ठीक है, चलो इसी का उल्टा लिखो, सेल्स। अगेन sell means only the sale of goods in the subject of accountancy. Sell means only the sale of goods in the subject of accountancy. ठीक है?
एकदम परचेज का ठीक उल्टा है। यानी कि जब हम लोग सेल बोलते हैं ना, सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। तो अकाउंट्स में भी मतलब वही है, सेल का मतलब बेचना। बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्या बेच रहे हैं हम लोग? गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स के अलावा कुछ और चीज बेचेंगे तो सेल नहीं बोलेंगे। अब ये सारी चीजें जो अभी मैं थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूं ना, अभी फिलहाल इसको सुनो और समझो। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग का ये सब्जेक्ट जो ये प्रैक्टिकल है, तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो ये सारी चीजें जो मैं अभी बोल के समझा रहा हूं, ये सारी चीजें जब प्रॉब्लम करेंगे तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, और भी बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। पर अभी पहले प्रॉब्लम में जाने के पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। तो पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर जब प्रॉब्लम करेंगे तो और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब हम लोग एसेट्स लायबिलिटी मैंने लिखवा दिया था पहले, मुझे याद है। एसेट्स के 3 कंडीशंस मैंने लिखाए थे, किसको याद है? 3 कंडीशंस। व्हाट आर दी 3 कंडीशंस ऑफ एसेट? एनीवन? देख, वाह 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 वाह, देख के बताने को बताना थोड़ी बोलते हैं। मैंने बोला किसको याद है? किसी को याद है? अब तो देख लिए, ठीक है। हमेशा याद रखो एक चीज, ध्यान से सुनो। वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास। तो मुझे पता है अभी बहुत सारे स्कूल्स में अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसलिए मे भी तुमको फीलिंग नहीं आ रहा है, पर हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये कोई डेमो क्लास नहीं चल रहा है। दीज आर नॉट डेमो क्लासेस। कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास भी अटेंड कर रहा है, मे बी हमारे यहाँ पर एक रूल है, कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए आता है तो वी अलाउ द स्टूडेंट टू अटेंड 1 or 2 क्लास, कि ओके लेट द स्टूडेंट अटेंड 1 or 2 क्लास। इफ ही और सी अंडरस्टैंड्स द क्लास, then only he or she can proceed for admission. So that is the rule of the institute, कि हम लोग किसी भी बच्चे को बोलते 1-2 क्लास करके देख लो, but this is not डेमो क्लास। तो अभी ऐसा कुछ हम लोग का चल नहीं रहा है कि चलो अभी एडमिशन का सीजन है, चलो डेमो देते हैं, हर बच्चा आ रहा है, डेमो करा रहे हैं। नो, दीज आर नॉट डेमो क्लास। हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और हर एक क्लास के साथ हमारा टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और अगर सब्जेक्ट पे कमांड लाना चाहते हो तो जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे घर पे थोड़ा समय निकाल के रिविजन करो, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं है, अभी बर्डन उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जब एक बार में जब ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, भी देखना कुछ दिन के बाद ही वैसा हालत होगा, लगेगा कितना कुछ हो गया। तो अगर अभी से हम लोग अप टू डेट नहीं रहेंगे तो हमारा बैकलॉग हो जाएगा और चीज़ें कंपाइल होकर एकदम ना बहुत इकट्ठी हो जाएंगी। वो इकट्ठा मत करो, कोई भी काम को ना एक्यूमुलेट मत करो। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे, हर दिन घर पे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो जो जो पढ़ाया जा रहा है वो याद रहेगा, तो आने वाले क्लास में और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो एसेट्स के बारे में चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखाया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो एसेट्स के 3 कंडीशंस हैं, ये मैंने मॉडर्न रूल के टाइम पे लिखाया था। बिजनेस के एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टीज। अच्छा, बिजनेस की प्रॉपर्टीज को कैसे पहचानेंगे? तो 3 कंडीशंस है, इनमें से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग मान लेंगे कि वो एसेट है। पहला, जिस चीज के ऊपर बिजनेस का राइट हो, अधिकार हो, वो बिजनेस का एसेट है। दूसरा, जो चीज बिजनेस को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रही है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर बेनिफिट दे रही है, उसको बोलते हैं बिजनेस का एसेट। जैसे मान लो बिजनेस में हमने एक मशीन खरीदा, तो मशीन तो ऐसा नहीं है कि हर साल खरीदा जाता है। मशीन तो एक बार खरीद लेते हैं, 5-10 साल तक चलता है, 15 साल तक चलता है। मशीन का तो लाइफ काफी होता है ना। जैसे आपके घर पे मशीन लगी हुई है, बोलोगे नहीं सर मेरे घर पे तो कोई मशीन नहीं है। अरे मशीन मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई होम अप्लायंसेस है ना, एयर कंडीशन आपके घर पे है वो भी एक मशीन है, रेफ्रिजरेटर है वो भी मशीन है। मशीन तो सब कुछ तो मशीन है। तो आपके घर पे जो भी ये होम अप्लायंसेस है लाइक एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर, ये क्या हर साल आप लोग खरीदते हो? आपके घर पे हर साल नया नया आता है क्या? नया एसी लग रहा है हर साल, नया फ्रिज आ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एक बार हम लोग लेकर आते हैं, 6, 7, 8 साल, 10 साल चलता है। जब वो खराब हो जाती है या उसका वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं रहता, देन ओनली वी रिप्लेस। ये ऐसा चीज नहीं है कि हर साल। तो बिजनेस में भी जो फैक्ट्री में हम लोग मशीन लगा रहे हैं वो कई सालों तक चलता है। एक बार मशीन लगा दिए, वो उसका लाइफ 8-10 साल 20 साल होता है, डिपेंड करता है मशीन। फर्नीचर जो हम लोग लगाते हैं वो कई सालों तक चलता है। जैसे हमारे घर पे जो फर्नीचर है, हमारे घर पे बेड है, सोफा है, जो भी है, क्या ये हर साल हम लोग नया नया खरीदते रहते हैं क्या? हर साल नया बेड आ रहा है, सोफा आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है घर पे। तो एक बार जो हमने खरीद लिया फर्नीचर, वो कई सालों तक चल रहा है ना। तो बिजनेस में भी जो फर्नीचर्स होते हैं वो कई सालों तक चलता है। हमारे इंस्टीट्यूट में देखो, आप लोग जिस चेयर बेंच में बैठे हो, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये क्या हर साल हम लोग नया मंगाते हैं क्या? नया बैच आ रहा, नया बेंच, हर साल बच्चे के लिए नया नया बेंच, ऐसा थोड़ी है। तो हम लोगों के जो फर्नीचर्स है, एक बार खरीदे वो 2, 4, 5 साल तक चलता है, फिर जब खराब हो जाएगा फिर रिप्लेस होगा।
तो हर बिजनेस में जो एसेट्स हम लोग खरीदते हैं, लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी, लाइक बिल्डिंग, एनीथिंग, ये सारे चीज़ों की लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। इनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। तो ऐसे जो चीज़ जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है, ये भी एसेट है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, वो भी एसेट है। और थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा सोर्स जिससे फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे या कोई अदर बेनिफिट मिलेगा, कोई भी फ्यूचर में ऐसा सोर्स जिससे आपको पैसे मिलेंगे या अदर बेनिफिट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी एसेट बोलते हैं। दैट सोर्स इज ऑल्सो एन एसेट। किसी भी ऐसे सोर्स से जिससे फ्यूचर में हमें पैसे या कोई अदर बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपके लिए क्या है? एसेट है। आपके लिए मैं भी एक एसेट हूं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज यू विल गेन नॉलेज आउट ऑफ मी, यू आर टेकिंग क्लास। तो कहीं ना कहीं इन अ वे एसेट का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको जिस भी चीज से फायदा पहुंचेगा वो आपके लिए एसेट है। समझ में आ रहा है? तो अब एसेट को आप अपने अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक आदमी है, वो उसका नॉलेज उसका एसेट है। इफ समवन इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसका वो एसेट है। ऐसा बोला जाता था पुराने जमाने में, आजकल तो खैर कोई बोलता नहीं है ये सब। पहले के जमाने में बोला जाता था ज्ञान यानी कि विद्या ये गरीब का धन है। मतलब जो गरीब इंसान होता है ना, उसका धन क्या है मालूम है? ज्ञान यानी कि बुद्धि, विजडम। क्योंकि याद रखना, ज्ञान एक ऐसा चीज है ना जो परिश्रम से आता है, मेहनत से आता है। ये आसानी से कभी किसी को नहीं मिल सकता, ये विरासत में किसी को नहीं मिल सकता। धन जो है वो विरासत में मिल सकता है। जन्म से कोई अमीर हो सकता है, जन्म से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, ज्ञान कमाना पड़ता है, ज्ञान के लिए मेहनत करना पड़ता है, तपस्या की तरह ही। तो इसीलिए गरीब इंसान हो सकता है, कोई इंसान है वो किसी गरीब के घर में परिवार में पैदा हुआ, उसके बहुत जिंदगी में कोई सुख सुविधाएं नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। तो ऐसे इंसान को अगर मान लो जिंदगी में कुछ पाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक ही उपाय है, आपको मेहनत करके ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका जन्म ही होता है बहुत अच्छे घर परिवार में, बहुत रईस घर में। तो सम फॉर्चुनेट पीपल आर बोर्न विथ सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, प्लैटिनम स्पून, ठीक है, बट नॉट एवरीवन आर सो लकी। तो जिन लोगों का बचपन से ही बहुत अच्छे घर परिवार में पालन पोषण हुआ है, हर चीज़ों की सुविधाएं मिली है, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो पैसे किस्मत से भी मिल जाते हैं बहुत लोगों को। किसी को बाई चांस, बाई लक मिल गया, किसी तरीके से पैसे मिलते हैं ना। किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है, किस्मत से भी पैसे मिल जाते हैं। अब कोई इंसान है, कुछ काम धंधा नहीं था उसका, उसने चाय का टपरी लगाया कि चलो यार फालतू बैठे रहते हैं, कम से कम इसी बहाने थोड़ा बहुत कुछ कमा लेंगे, चाय का टपरी लगाया। अब वो इंसान जो था उसको कुछ आता नहीं था, वो बस आड़ा पाड़ा अपने लोकेलिटी में ना बेवकूफ़ पाना हरकत करते रहता था। लेकिन सब लोग उसको बोलते थे क्या बेवकूफ़ पता हरकत करता है, कुछ काम ही कर लिया कर। और लास्ट में वो परेशान होकर सबका ताना सुन सुनकर एक दिन फेडअप हो गया और उसने चाय का स्टॉल लगा लिया। लेकिन चाय का स्टॉल लगाने के बाद भी, क्योंकि वो उसका हरकत जो था वो थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का था, तो वो चाय का स्टॉल तो लगा लिया, उसमें भी वो बेवकूफ़ पाना कर रहा है। सबको अजीब अजीब तरीके से उड़ा उड़ा के चाय दे रहा है। कभी वो चाय बनाते बनाते दूध के पैकेट में अपना जीभ लगा रहा है। तो ऐसे ऐसे भी कुछ कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो बेवकूफ़ टाइप के हरकत करते हैं। लेकिन किस्मत का जब बोलता ना, जब आपके स्टार्स मजबूत होंगे, जब आपका किस्मत बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे बेवकूफ़ जैसे लोगों के दुकान पे भी दुनिया के रईस लोग पहुंच के चाय पीते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो किस्मत ये होता है, किस्मत इसको बोलते हैं। किस्मत का मतलब क्या है मालूम है? जो आप जिंदगी में नहीं सोचे, जो आपके पूरे खानदान में आपके पिताजी दादाजी ने कभी जो नहीं सोचा, वो हो गया। कैसे हुआ कोई नहीं जानता है, लेकिन होना था। इसको बोलते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा एक कहावत है, कोई सुना है क्या? तो द पॉइंट इज दैट कि कभी कभी पैसे आपके किस्मत की वजह से मिल जाते हैं। किसी किसी इंसान का एक वक्त होता है, जब आपके वक्त अच्छे आते हैं, समय जब अच्छा आता है, किस्मत के सितारे मजबूत होते हैं, तो बैठे बैठे घर में भी आपको कहीं से कोई ना पैसा ला के दे देगा, खजाना मिल जाएगा। तो ऐसे भी होते हैं। विरासत में किसी को पैसा मिल जाता है। बहुत तरीके से लोग पैसा कमा लेते हैं, कोई चोरी डकैती करके, कोई उल्टा सीधा गलत काम करके भी पैसे कमा लेते हैं। लेकिन यही चीज़ तो है जो ज्ञान में नहीं है, विजडम में नहीं है। ज्ञान ना कोई विरासत में कोई माँ बाप अपने बच्चों को दे सकता है, ना कोई छोड़ के जा सकता है ना, कि चलो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज्ञान अर्जित किया, चलो मरने के पहले अपने बच्चे के लिए ज्ञान छोड़ देते हैं। ज्ञान ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकेगा।
कोई छोड़ सकेगा। किसी को फोकट में लॉटरी लग गया, ज्ञान का लॉटरी लग गया, ज्ञान का लॉटरी नहीं लग सकता, पैसे का लग सकता है। तो ज्ञान ना किस्मत से आता है, ज्ञान ना विरासत में मिलता है, ना कोई छोड़ के किसी के लिए जा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को मेहनत करके पाना पड़ता है, और जब ज्ञान इंसान मेहनत करके पाता है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव कर लेते हो जो कभी कोई सोच नहीं सकता। तो जिसके पास सरस्वती माँ का आशीर्वाद होता है ना, लक्ष्मी माँ उसको आशीर्वाद बाद में खुद ही दे देती है। तो लक्ष्मी के पीछे हम लोग भागते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मी नहीं, सरस्वती के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहेगा, देन यू विल गेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। ज्ञान से धन आता है, धन से ज्ञान नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। धनी इंसान ज्ञानी होगा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज्ञानी इंसान धनी बन जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो उसको पता है क्या करना है, वो कुछ ना कुछ करके वो धन अपना निकाल लेगा। ज्ञानी इंसान धनी बन सकता है। तो तुम लोग समझ लो, तुम में से कौन कौन है जिसको ज्ञान पाने का शौक है? नहीं है शौक तो शौक पालो, क्योंकि ज्ञान पाने का एक उम्र होता है, अभी तुम्हारा उम्र है, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूचर में अगर कहीं से भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं या पैसे के अलावा कोई बेनिफिट मिल रहा है, अभी मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं, क्या ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है? यस। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या बोला जा सकता है कि मी एज अ टीचर तुम्हारे लिए एक एसेट है एज अ स्टूडेंट? यस। तो एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर एसेट ही है, क्योंकि आपको उनसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ऐसा समझेंगे कि कहीं से भी फ्यूचर में अगर कोई पैसा मिलने वाला है, कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो बिजनेस के लिए वो भी एसेट है। तो एसेट को समझने का 3 कंडीशन, किसी भी चीज के ऊपर जिस पे मेरा अधिकार है, या फिर कोई चीज जो मेरे को 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा है, या फिर फ्यूचर में जहां से पैसा या कोई बेनिफिट मिलेगा, ये सब एसेट होता है, ठीक है। एसेट को समझने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। ये डेफिनेशन आपको बुक में हो सकता ना मिले। जब आप बुक में किसी ऑथर का बुक आप गो थ्रू करोगे तो एसेट को अपने तरीके से ऑथर्स ने डिफाइन किया हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, पर ये जो कंडीशंस मैंने लिखा है ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए मैंने लिखा है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या एसेट है क्या नहीं है। तो समझने के लिए आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए, समझने के लिए आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बहुत लोग डेफिनेशन तो रट लेते हैं पर उनका अंडरस्टैंडिंग वीक होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि एसेट क्या है। तो अभी ये है, ठीक है। चलो बाकी धीरे धीरे करके और हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टर्म में जाते हैं। यहां पर लिखो एक वर्ड डेटर्स, इसको लिखते हैं डेप्टर्स पर पढ़ते हैं डेटर्स। बी यहां पर साइलेंट है। अब इंग्लिश भाषा में यही मजेदार चीज है कि लिखते हैं कुछ लेकिन बोलते नहीं है उसको। अब पता नहीं लिखते क्यों है। ये अंग्रेज लोग को ये सब क्या मजाक सूझा था, ठीक है। तो ये सब है। एक कुछ टाइम पहले एक जोक पढ़ रहे थे कहीं पर, एक जो है ना, जो इंग्लिश का लेटर है सी, ये ना बहुत उदास था। बोल रहा है यार मेरा कोई अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ये तो दूसरे लेटर कर देते हैं। कहीं पर क से इसका काम हो जाता है, ठीक है, और कहीं पर क्या होता है, स से हो जाता है। हाँ, स से हो जाता है, तो एस से हो जाता है। जैसे सिटी, तो सिटी है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सी का कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर मान लो केक लिखना है तो केक को केक भी लिख सकते हैं। तो ये जो सी है इसका यूज क्या है, ये क्यों बनाई है सी? इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर अपना अस्तित्व इसको बनाना है तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे च लिखने के लिए इसको सी एच, अपने आप में सी का कोई औकात नहीं है। बोला ये मेरे को ऐसा लेटर क्यों बनाया, क्या जरूरत है इंग्लिश के अल्फाबेट में मेरे को डालने का, जब ऑलरेडी के था, जब ऑलरेडी एस था, तो मेरे को क्यों ही डाला भाई। जिंदगी में मेरा कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, मेरे को एच का सहारा लेना पड़ रहा है, तब जाके च बन रहा है, ठीक है। तो ये हालत है। तो जो भी है ऐसा इंग्लिश में ना, ये सब मजेदार चीजें लिखेंगे सी पर कभी पढ़ेंगे क से, कभी पढ़ेंगे स से, ठीक है। तो यहां पर डेटर्स इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेटर्स, नॉट डेप्टर्स। तो डेटर्स का मतलब क्या, चलो लिखो। डेटर्स आर कस्टमर्स। who we sell goods on credit। डेटर हमारे कस्टमर होते हैं। डेटर कौन होता है?
हमारे कस्टमर होते हैं। कौन से कस्टमर? जिनको हम लोग उधार में माल बेचते हैं। ये ध्यान रखना। देखो, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं ना, तो दो तरीके से बेचा जाता है। एक आपने कैश में सेल किया और एक आपने क्रेडिट में सेल किया। कैश में सेल करने का मतलब नकदी में बेचना। माल बेचा, संग संग पैसे आपने ले लिए, इसको बोलते हैं कैश सेल्स। ठीक है। क्रेडिट सेल्स का मतलब उधार का सेल। माल बेचा, पैसे अभी नहीं लिए, पैसे बाद में मिलेंगे। तो क्रेडिट सेल जिन कस्टमर को करते हैं, जिन कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं, उधार वाला सेल करते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। तो डेटर्स कौन है? डेटर्स हमारे कस्टमर है। लेकिन कौन से कस्टमर? जिनको उधार में माल बेच रहे हैं। तुम लोग बोलोगे सर जिनको कैश में माल बेच रहे हैं वो कौन है? वो नॉर्मल कस्टमर है, उनको डेटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उनको डेटर नहीं बोलेंगे। तो डेटर्स आर कस्टमर्स। अच्छा, डेटर का नेचर क्या होता है भाई? डेटर का नेचर क्या होता है? लिखो, दे आर एन एसेट फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक एसेट होते हैं। डेटर्स जो होते हैं वो बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एक एसेट होते हैं। कोई रीजन बता सकता है? बाद में उनसे पैसा मिलेगा। राइट, वेरी गुड। पिछले क्लास में ही बता रहे थे। तो डेटर्स को हम लोग मानते हैं कि बिजनेस के लिए ये एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, क्योंकि हमने माल तो उनको बेच दिया उधार में, लेकिन बाद में तो वो पैसे हमें देंगे ना। तो एक तरीके से क्या है? ये फ्यूचर सोर्स ऑफ रिसीवेबल है, फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम है, बाद में पैसे मिलेंगे इनसे। तो दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज एन एसेट। सो डेटर इज एन एसेट। अब एक और टर्म लिखो, क्रेडिटर्स। लिखो इसका मतलब, क्रेडिटर्स आर suppliers from whom we buy goods on credit। क्रेडिटर्स जो होते हैं ये हमारे सप्लायर होते हैं। सप्लायर मतलब जो हमें माल सप्लाई करता है, जिनसे हम लोग गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो हमारे सप्लायर हैं, जिनसे हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं। लेकिन कैसे खरीद के लाते हैं? क्रेडिट में। जैसे हम लोग दो तरीके से बेच सकते हैं, कैश में बेच सकते हैं, क्रेडिट में बेच सकते हैं, वैसे खरीद भी दो तरीके से सकते हैं। कैश परचेस कर सकते हैं या तो क्रेडिट परचेस कर सकते हैं। कैश परचेस का मतलब आपने माल खरीदा, संग संग पैसा दे दिया। क्रेडिट परचेस का मतलब उधार में खरीदा, मतलब माल खरीद लिया, पैसे बाद में देंगे। तो अगर हमने माल खरीदा किसी सप्लायर से, पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में देंगे, तो ऐसे सप्लायर को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। जिनसे उधार में माल खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और अगर जिससे कैश में खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सप्लायर है, वो नॉर्मल सप्लायर है। ठीक है, तो क्रेडिटर जो होते हैं इनका नेचर क्या होता है? राइट, वेरी गुड। दे आर liability for the business। They are liability for the business, क्योंकि अभी तो आपने उधार में खरीद लिया, लेकिन आपको बाद में तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इट बिकम्स योर ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। तो आपकी ऑब्लिगेशन है, अभी आपने पैसे नहीं दिए, बाद में तो दोगे। जब तक दे नहीं देते हो तब तक वो आपकी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। समझ में आया? एक टर्म लिखो, बैड डेट। यहां पर भी बी जो है साइलेंट है, लिखते हैं डेप्ट पर पढ़ते हैं डेट। ठीक है, बैड डेट लिखो। इसका मतलब it is a loss caused by the debtors when they fail to make payment of his dues। It is a loss caused by the debtor when they fail to make payment of his dues।
मान लो आपने उधार में अपने कस्टमर को माल बेचा, किस उम्मीद से कि देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, ईमानदार आदमी लग रहा है, बाद में पैसा दे देगा। तो आपने क्या किया, उधार में बेच दिया इस उम्मीद पे कि बाद में पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि हर इंसान जो ईमानदार दिख रहा है वो अंदर से भी ईमानदार हो? जरूरी है। कभी कभी हम लोग जिनको उधार में माल बेचते हैं ये सोचकर कि बाद में पैसे वो दे देगा, लेकिन कभी कभी पैसे नहीं मिल पाते। मे भी कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार वो इंसान गलत है या जानबूझकर वो पैसे नहीं दे रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन ही इज अनेबल टू पे। तो वॉट एवर मे बी द रीजन, हेयर रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो जानबूझकर नहीं दे रहा है कि बदमाशी से नहीं दे रहा है, वो सबसे अपने को मतलब नहीं है। द मेन पॉइंट इज दैट कि मैंने बेचा था, मेरे को पैसा नहीं मिला, कहानी खत्म। अब उसने जानबूझ के मेरा पैसा मार लिया या मजबूरी में मार लिया, उससे कोई मतलब नहीं, मेरा पैसा तो मरा गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने माल बेचा उधार में कस्टमर से, आपको पैसे मिलने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन पैसे आपको नहीं मिल पाए, तो अल्टीमेटली ये आपका नुकसान हो गया, क्रेडिट में सेल करने का घाटा हो गया। तो इस तरह के नुकसान को हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। यानी ये बैड डेटर जो है वो कैसा निकल गया? बैड पर्सन, बैड डेटर है वो, बैड डेटर। तो बैड डेटर क्या कर दिया? बैड डेट कर दिया। समझ में आ रहा है? बैड डेट। इसी तरीके से सोच रहे और कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवाए? एसेट लायबिलिटी ये सब तो लिखवा चुके हैं, डेटर हो गया, बैड डेट हो गया। नहीं ठीक है, देखो मैं वो लिखा रहा हूं ना जो प्रैक्टिकली जो अभी काम में है। ठीक है, चलो नया कुछ सीखते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। ठीक है, हम लोगों ने मॉडर्न रूल में एक्सपेंसेस भी पढ़ा था। अब लेकिन ना एक्सपेंसेस में दो तरह का एक्सपेंस होता है, वो समझते हैं। तो अगर मान लो एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये तो बिजनेस के नॉर्मल स्पेंडिंग्स है, बिजनेस जो खर्च कर रही है। लेकिन एक्सपेंसेस में ना टाइम का एक फैक्टर होता है, ध्यान से देखना। देखो कोई भी खर्च, ये जो चीज बता रहे हैं ना बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी खर्च पेमेंट करने का एक टाइम होता है। कोई भी खर्च पेमेंट करने का एक टाइम होता है जिसको बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। जैसे आप लोगों के घर पे बिजली का बिल आता होगा, उसको पे करने का एक डेट होता है, उस बिल पे डेट लिखा रहता है, इतने तारीख तक आपको पे करना है। दैट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप लोगों के स्कूल में फीस पे करने का एक डेट है, हाँ, कि इतने तारीख तक आपको फीस दे देना। इसी तरीके से मान लो कोई इंसान किराए के मकान में रहता है तो लैंडलॉर्ड को भाड़ा देने का एक डेट होता है, इतने तारीख तक रेंट दे देना। बोलने का मतलब है आप कोई भी खर्च करते हो ना तो आप देखते हो कि उसको पे करने का एक टाइम होता है, एक रीजनेबल टाइम, एक ड्यू डेट होता है। उतने टाइम तक नॉर्मली वो पेमेंट कर देना चाहिए, दैट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट। लेकिन बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि आप ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं कर पाते हो। ड्यू डेट आ गया, आप पे नहीं कर पाए और ड्यू डेट क्रॉस हो गया। तो जब ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है और वो खर्चे आपने जिसका पेमेंट करना था वो आपने पेमेंट नहीं किया, तो ये खर्चे को हम लोग बोलते हैं खर्चा ओवर ड्यू हो गया। क्या हो गया? ओवर ड्यू। ओवर ड्यू एक्सपेंसेस को हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम लोग कई बार सुनेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी,
आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग जब भी लगा रहेगा ना तो समझ जाना कि इसका टाइम जो था पेमेंट का वो चला गया और सामने वाले को हमने पे नहीं किया, और ये क्या हो गया, ओवरड्यू हो गया, मतलब समय पार हो गया, अभी तक पे नहीं किया, ऐसा समझ लो। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये है हमारा क्या, ड्यू डेट। ड्यू डेट, तो अगर ड्यू डेट के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं, आफ्टर मतलब बाद, तो इसका मतलब जो ये खर्चे हैं ये क्या हो गया, ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू मतलब ड्यू डेट क्रॉस। इस ओवरड्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, अभी पूरा एक्सपेंसेस की बात करें इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब डायग्राम से समझो, ड्यू डेट के बाद आपने पे नहीं किया अभी तक, ठीक है। और अगर मान लो ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले का मतलब क्या होता है कि अभी तक पेमेंट का टाइम आया नहीं है, अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ, नॉट येट ड्यू, यानी अभी तक वो ड्यू नहीं हुआ। तो जब तक ड्यू नहीं होता तब तक आपकी पेमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, जब तक ड्यू नहीं होता तब तक आपके पेमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर समझो अपने जस्ट एग्जांपल के लिए अपने इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं तुमको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और मुझे फीस देने की जो डेट है, ड्यू डेट, वो है 5 तारीख। 5 तारीख तक आपको क्या करना है, फीस दे देना है। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ योर फीस पेमेंट। अब जैसे ही महीना खत्म हुआ 30 तारीख, मैंने तुमको बोला देखो महीना खत्म हो गया, आप लोग को फीस देना है। तुम लोग बोलोगे सर 5 तारीख तक टाइम है, आप क्यों परेशान हो रहे, दे देंगे। फिर अगले दिन क्लास में आए 1 तारीख को, मैंने तुम लोग को बोला देखो 1 तारीख आ गया, नया महीना स्टार्ट हो गया है, फीस देना है, याद है ना। बोले हाँ सर याद है, अरे 5 तारीख तक टाइम है, आप क्यों परेशान हो रहे, दे देंगे। फिर अगले दिन क्लास में आए 2 तारीख को, फिर से मैं बोल रहा हूँ देखो आज 2 तारीख हो गया है। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, हर दिन क्यों बोल रहे हैं फीस के लिए, मुझे याद है 5 तारीख तक देना है, अभी 3 दिन टाइम है, आज तो 2 तारीख है सर, दे देंगे आप, परेशान मत होइए, दे देंगे आपका। फिर अगले दिन आए 3 तारीख को, फिर बोले देखो आज 3 तारीख हो गया, फीस नहीं आया। अब बोलोगे सर ये तो क्या सर आप हर दिन फीस के लिए बोलते रहते हैं, खराब लगता है इतने बच्चे लोग के बीच में खाली फीस फीस करते रहते हैं, आपको भरोसा नहीं है क्या, हम देंगे नहीं क्या आपको फीस, हर समय आप फीस फीस खाली करते हैं, एकदम बहुत खराब इंसल्टिंग फील होता है। ऐसा मत बोलिए सर, भरोसा रखे दे देंगे आपको, अभी तो है 2 दिन, आज तो 3 तारीख है, 4 है, 5 है, दे देंगे, 5 तारीख तक लास्ट डेट है, 5 तारीख तक नहीं मिलेगा तब आप बोलिएगा सर दे देंगे हम बोले ठीक है, हम तो याद दिला रहे थे। 4 तारीख आया, हम बोले देखो कल आखिरी दिन है, तुम बोले सर कल है ना आखिरी दिन, आज क्यों परेशान कर रहे सर, आज तो पढ़ा लीजिए, कल का दिन है, कल आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि जब तक ड्यू डेट नहीं आया तब तक तुम्हारे पेमेंट करने की एक तरह से जिम्मेदारी नहीं है। मैं बोल भी रहा हूं, याद भी दिला रहा हूं कि देखो बाबू ड्यू डेट आने वाला 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, कान में तेल दे के सुन रहे हो कि ठीक है सर अभी दे देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम, आप घबराओ मत, दे देंगे। लेकिन ऐसे करते करते क्या हुआ मालूम है, 5 दिन आया, 5 तारीख आया और पैसा नहीं आया। अब छठे दिन क्लास के लिए तुम लोग आए, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कौन कौन फीस नहीं लाया, पहले खड़े हो जाओ। क्या हुआ, जब 4 दिन पहले से रिमाइंडर दे रहे थे कि देखो बाबू ड्यू डेट आने वाला है, दे दो पैसा, दे दो, हम लोग का भी दाल रोटी है, दे दो, तुम लोग बोल रहे थे कि सर इतना पहले से क्यों बोल रहे हैं। आज देखो 5 तारीख चला गया, देखते देखते 6 तारीख आ गया, चलो पैसा निकालो। अब तुम लोग बोले सर ओ सर, अरे सर भूल गए सर, अरे सर ये, अरे सर वहां फंस गए थे, अरे ये हो गया था। अब तुम लोग, अब आवाज में थोड़ा नरमी है तुम लोगों का, पहले जितना है ना ऊंचे आवाज में बोले थे ना, अरे सर क्या सर आप बात पर बोलते रहते ये वो करते, अब ऐसा आवाज नहीं निकल रहा, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन और हल्के आवाज में बोल रहे। क्यों बोलो तो, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है कि अब सर का आवाज ऊंचा होगा, अब हमारा आवाज हल्का होगा। सीधी बात है, देखो जब तक खर्चे के पेमेंट का टाइम नहीं आता ना,
हम लोग देने के लिए लायबल नहीं होते। मतलब अगर मान लो कोई भी खर्चे का पेमेंट का ड्यू डेट है 5 तारीख, तो 5 तारीख के पहले आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, कोई भी खर्चे का मान लो पेमेंट का टाइम क्या है 5 तारीख, तो 5 तारीख अगर ड्यू डेट है किसी भी पेमेंट का, तो उसके पहले आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि देना पड़ेगा। मान लो किराए के मकान में रहते हैं और लैंडलॉर्ड ने बोला 5 तारीख तक आपको भाड़ा दे देना है, तो वो 1 तारीख 2 तारीख को आकर आपके ऊपर जोर नहीं दिखा सकता कि मुझे आज ही भाड़ा चाहिए। 1 तारीख आया, बोले आज ही मुझे भाड़ा चाहिए, चलो भाड़ा निकालो। क्या आपको वो फोर्स कर सकता है, प्रेशर दे सकता है? नो। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसका नियम में ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 5 तारीख तक को भाड़ा देना है। तो जब 5 तारीख तक भाड़ा देना है, मेरे पास अभी 2-3 दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम है, आप पहले से क्यों चढ़ रहे हो? क्यों आप मेरे को फोर्स कर रहे हो? मैं आपके टाइम तक पैसा दे दूंगा, पहले से 2-3 दिन 4 दिन आगे से कोई फोर्स नहीं कर सकता। 3-4 तारीख आ गया, फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन 5 तारीख जैसे क्रॉस हो गया, अब वो फोर्स कर सकता है। क्योंकि अब क्या हो गया मालूम है, अब तुम्हारा खर्चा जो था वो खर्चा नहीं रह गया, अब तुम्हारा खर्चा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई। तो याद रखना, एक्सपेंस तभी तक होता है जब तक वो ड्यू डेट क्रॉस नहीं करता है। जैसे ही ड्यू डेट क्रॉस हो गया, फिर एक्सपेंस नहीं रह जाता, फिर वो लायबिलिटी बन जाता है। तो एक्सपेंस जो है ना, इसका नेचर बदल जाता है। एक्सपेंस बिकम्स लायबिलिटी। एक्सपेंस क्या बन जाता है? लायबिलिटी। कब? आफ्टर ड्यू डेट। तो एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस ओनली टिल इट्स ड्यू डेट। वंस ड्यू डेट इज क्रॉस्ड, इट बिकम्स लायबिलिटी। आपको आपके एम्प्लॉय को सैलरी देना था 10 तारीख तक, तो 10 तारीख तक अगर आप दे देते हो तब तो वो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन 10 तारीख क्रॉस हो गया, आपने सैलरी नहीं दिया, फिर इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब सैलरी ड्यू हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या होगा? लायबिलिटी। नॉर्मल सैलरी होता तो नेचर क्या होता? एक्सपेंस। तो सैलरी का नेचर एक्सपेंस होता है। अगर आप सैलरी किसी को पे कर रहे हो तो द नेचर ऑफ सैलरी इज एन एक्सपेंस, बट द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि खर्चा आप समय पे दे दो तो खर्चा है, खर्चा आप समय के बाद दो तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या होगा बोलो? यहां पर इसका नेचर होगा एक्सपेंस का, अगर ड्यू डेट तक होता है तो। जैसे ये क्रॉस कर गया ड्यू डेट, इसका नेचर क्या हो जाएगा? कभी कभी हम लोग खर्च को ना समय के पहले भी दे देते हैं, कभी कभी हम लोग टाइम से पहले भी पेमेंट कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्री मतलब पहले, पेड मतलब आपने पे कर दिया, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे कर दिया। मान लो ऐसा होता है कि मान लो ड्यू डेट अभी आया नहीं है, उसके पहले ही आपने पे कर दिया, है ना। कोई स्टूडेंट आया आके बोल रहा है कि सर आप ना फीस के लिए बार बार बोलते रहते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, एक काम करिए हम आपको ना पूरे साल का फीस एक बार में ही दे दे रहे, आपका किच खत्म, हमको नहीं अच्छा लगता, हर बार आप सब बच्चे के सामने इंसल्ट कर देते हो। उसने क्या किया, पूरा साल का फीस एक बार में ला के दे दिया, बोला सर लीजिए और फीस उसके बारे में मत बोलेगा। हम बोले ठीक है बाबू नहीं बोलेंगे। अब उसने क्या किया, फीस पूरा साल का एक बार में दे दिया। क्या पूरा साल का फीस एक बार में हम मांगे थे? अभी तो उसका समय नहीं आया, लेकिन उसने बोला कि सर आप ले लीजिए सर, बार बार आप बेइज्जती कर देते क्लास में। ऐसा हम करते नहीं है, मतलब वीडियो क्लास वाला हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, फीस वीस के लिए हम नहीं बोलते किसी को, ठीक है। एनीवेज द पॉइंट इज दैट कि अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर आप तो बार बार फीस के लिए बोलते रहते हैं, तो चलिए हम आपको पूरा साल का एनुअल फीस एक बार में पेमेंट कर दे रहे हैं, तो उसने समय आने के पहले ही पे कर दिया। अभी साल पूरा बाकी है, पूरा कोर्स बाकी है, पढ़ना बाकी है। मैंने बोला नहीं एक बार में दे दो पूरा साल का फीस, लेकिन बच्चे ने बोला नहीं सर हम दे दे रहे, मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, हम दे दे रहे, लीजिए, ठीक है। तो उसने दे दिया पूरा पैसा, तो मैंने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया, स्टूडेंट ने एडवांस में दे दिया। तो कोई भी खर्चे को जब एडवांस में पे कर देते इसको बोलते हैं प्रीपेड। समय के पहले आपने पे कर दिया, प्रीपेड। समझ में आया? तो प्रीपेड जब आप कर देते हो ना, तो इसका नेचर क्या बन जाता है मालूम है? कोई बता सकता है? कोई भी खर्चा अगर आप समय के पहले, ड्यू डेट के पहले एडवांस में पे कर देते हो, प्री पेमेंट कर देते हो, प्रीपेड हो जाता है, तो इसका नेचर क्या होता है? एसेट। अब सवाल ये कि एसेट क्यों हो जाता है, कौन बताएगा इसका लॉजिक? ट्राई करो, व्हाई इट इज एन एसेट, सोचो। ठीक है, और पैसा पहले मिल गया तो उसको यूज कर सकते हैं, बाकी मिल गया, यहां तो पेड लिखा हुआ है।
मतलब तुम सोचो, यू थिंक दैट यू आर पेइंग नॉट रिसीविंग, ठीक है। Its benefit passes more than 1 year. कैसे पता 1 साल से ज़्यादा पास बेनिफिट मिल रहा है? तो पूरा साल का तो नहीं, ये तो एग्जाम्पल था। कोई भी खर्चा मान लो तुमने समय के पहले दे दिया, pay the salary of a person they work for the entire year or more than that, so that's an asset. नहीं ऐसे नहीं सोचते। देखो बता रहा, जैसे मान लो रेंट है लैंडलॉर्ड का, ठीक है, तुमने क्या किया, 3 महीने का रेंट एक साथ दे दिया या 2 महीने का रेंट एक साथ दे दिया। तुमने अपने लैंडलॉर्ड को बोला कि सर मैं तो अगले महीने अपने गांव जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, तो मैं नेक्स्ट मंथ में रहूँगा नहीं यहाँ पर, आपको रेंट नहीं दे पाऊँगा, तो मैं जाने के पहले ही आपको इस मंथ का और नेक्स्ट मंथ का रेंट एक साथ दे देता हूँ। 2 महीना का रेंट तुमने दे दिया, ये भी तो एडवांस है ना। अभी 2 महीना का देने का ज़रूरत नहीं था, तुम्हारा कोई लायबिलिटी नहीं था, ऑब्लिगेशन नहीं था, बट यू पेड। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, स्कूल में भी हम लोग 3 महीने का क्वार्टरली फीस पे कर देते हैं। सब ऐसा होता है कि नहीं? बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग समय के थोड़ा पहले पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो पेमेंट है प्रीपेड, ये प्रीपेड क्या है बोलो तो? एसेट है। एसेट इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी भी खर्चे को समय के पहले पे कर देते हो ना, तो आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है, आपका राइट क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो अब अपने ही एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो अगर कोई स्टूडेंट ने मुझे फीस दे दिया पूरे साल का, एक बार में एडवांस में फीस दे दिया पूरे साल का, और मैं 1 महीना 2 महीना पढ़ाया, मैं देख रहा हूँ कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ठीक से ध्यान नहीं देता है, बदमाशी करता है, मैं बोला मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, चलो कल से मत आना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोलेगा सर आप एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? बोले सर पूरा साल का फीस एक बार में दे दिए। तो अब आपको जब पूरा पैसा दे दिए पूरे साल का, तो अब आप बीच में मेरे को मना नहीं कर सकते, अब आपको सर्विस मेरे को देना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव पेड ना। तो मैं क्लास में आ रहा हूँ पढ़ने के लिए, इसके मैंने फीस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, और 1 महीना 2 महीना का नहीं, पूरा इंटायर कोर्स पूरे साल का दे दिया। तो अब अगले साल ही मैं यहाँ पर, अगर आपको मेरे को एडमिशन नहीं देना या मतलब आपको डिसकंटिन्यू करवाना, मैं अगले साल जाऊँगा, इस साल तो आपको पढ़ाना ही होगा सर, भले ही आप मेरे को परेशान होकर पढ़ाइए, जैसे ही पढ़ाइए, पढ़ेंगे तो वापस से। सीधी बात है। अगर मान लो आपने एक किराए पे मकान लिया और आपने अपने लैंडलॉर्ड को 1 साल का किराया एक साथ ही पे कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई करता नहीं है नॉर्मली, बट आपने किराए पे मकान लिया, यू पेड द रेंट फॉर द फुल ईयर। मान लो 10,000 रुपये का आपका महीने का भाड़ा होता है, 1 साल का कितना हो गया? 1,20,000। आपने पूरे साल भर का रेंट 1,20,000 एक बार में दे दिया लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड खुशी खुशी ले लिया कि वाह इतना अच्छा टेनेंट मिला है, ले लिया। अब 2 महीना 3 महीने के बाद लैंडलॉर्ड बोल रहा है यार तुम ना इंसान सही नहीं हो, ठीक है, मेरे को ना हमेशा स्मोकिंग करते हो, कभी कुछ करते हो, गाली वाली देते हो, चिल्लाते हो, रात को 2 बजे तक तुम टीवी चलाते हो, म्यूजिक चलाते हो, कुछ भी करते हो बेवकूफ़ तरह, हम लोग को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तुम जाओ। क्या बोलोगे? नहीं सर भाड़ा दिए पूरा, ये साल तो रहेंगे, अब जो होगा अगला साल होगा। तो सीधी बात है, जब आप किसी भी जगह पे एडवांस पे कर देते हो, व्हेन यू मेक पेमेंट इन एडवांस यू गेट अ राइट। कोई भी चीज़ का अगर मान लो तुमने पहले से पैसा दे रखा है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम पहले से अपने बर्थडे के लिए किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में तुमने एक स्पॉट बुक किया कि फ्रेंड लोग के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तुमने पैसा दिया कैफ़े वाले को कि 5 तारीख को मेरा बर्थडे है, ये जगह मेरे लिए रिजर्व रखिएगा, मैं अपने 10-15 फ्रेंड्स के साथ आऊँगी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो यू मेड द पेमेंट और तुमने वो स्पॉट बुक कर लिया कैफ़े में। बर्थडे के दिन अपने फ्रेंड्स को लेकर पहुँची और देख रही है कि वहाँ कोई दूसरा बर्थडे मना रहा है, तो क्या होगा बोलो? तो एकदम दिमाग का पारा चढ़ जाएगा, क्योंकि सारे फ्रेंड्स लोग बोलेंगे ये क्या है, तुम्हारा बुकिंग था, कोई दूसरा बर्थडे का केक काट रहा है, सब तुम्हारे ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारा एकदम पारा चढ़ जाएगा। तुम क्या करोगे? सीधा कॉल द मैनेजर, वेयर इज द मैनेजर, है ना, एकदम लाउडली एकदम गुस्से के साथ बुलाओगी। मैनेजर आएगा, मैडम बोलिए क्या बात है? बोले यहाँ पर मेरी बुकिंग है, देखिए मैंने इतने तारीख को एडवांस बुकिंग किया था, मेरे पास बिल है, पेमेंट मैंने किया, सब कुछ है, आप इस जगह दूसरे को कैसे दे सकते हो? मैं अपना केक वेक लेके आई, मेरे को सेलिब्रेट करना है। और वो मैनेजर क्या करेगा बोलो? क्या वो मैनेजर आपके ऊपर चिल्ला सकता है? नहीं, वो नरमी से बात करेगा, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, गलती से शायद मैंने सेम डे पे सेम स्पॉट मैंने 2 लोगों को बुक कर दिया। ऐसा होता है कभी, मान लो ह्यूमन एरर है, तो मे बी सेम स्पॉट जो उसने आपकी बुकिंग ली थी, गलती से सेम स्पॉट सेम डे किसी और की भी बुकिंग ले ली,
और वो आकर वहाँ पर अपना पार्टी मना रहा है, और आप जब वो मैनेजर देख रहा है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो वो आपसे क्या करेगा, नरमी से बात करेगा कि मैम रियली वेरी सॉरी, ऐसा बहुत गलती हो गई है वगैरह, कुछ भी बोलेगा। और तुम कैसे बोलोगी, तेज से, गर्मी दिखा के, एकदम चढ़ के अकड़ के, बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आपका बड़ा नाम है, ये वो ऐसा पैसा अनप्रोफेशनल बिहेव करते हो, ये हाँ मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, ये हो गया वो गया, पूरा आप मेरा डे स्पॉइल कर दिए, दिस वॉज माई डे, हाँ बताइए ऐसा आप कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप इतना गुस्से में, इतना अधिकार के साथ चिल्ला के, अथॉरिटी के साथ क्यों बोल पा रहे हो, क्योंकि आपने पे किया है, एडवांस में आपने पे किया था, बर्थडे आने के पहले 10 दिन पहले आपने बुकिंग कराया था, तो एडवांस में जब आपने पे कर दिया, समय से पहले आपने पैसा दे दिया, तो ये आपकी राइट थी कि उस दिन आपको वहां एक्सेस मिलना चाहिए था, दैट वाज योर राइट, है कि नहीं, कि आई मस्ट गेट द एक्सेस टू दैट प्लेस ऑन द बुकिंग डेट। लेकिन बुकिंग के डेट पे आपको एक्सेस नहीं मिल रहा, कोई दूसरा वहां पर आके ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है, तो अब तो आपका राइट आप यूज नहीं कर पाए, तो इसलिए गुस्सा तो होगा। तो इसी तरीके से किसी भी चीज के लिए एडवांस में जब पेमेंट कर देते हैं ना, और फिर बाद में वो चीजें अगर किसी कारण से नहीं मिलती है, तो आपका एक अधिकार बनता है। तो एडवांस पेमेंट हमेशा क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। एसेट में बोले तो ना, किसी भी चीज जिस पे अधिकार हो, तो जिस चीज पे भी अधिकार है वो क्या है, एसेट है। हस्बैंड एसेट है वाइफ के लिए, इस रूल के हिसाब से यस, पूरा एसेट है, पूरा फुल राइट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एक्सपेंस ड्यू डेट पे पेमेंट होगा तो एक्सपेंस है, ड्यू डेट के पहले पेमेंट होगा तो एसेट है, ड्यू डेट के बाद पेमेंट होगा तो लायबिलिटी है। ये एक ही चीजें हैं, लेकिन समय का हेर फेर है। सही समय पे खर्चे को पे करेंगे तो वो खर्च माना जाएगा, समय के पहले पेमेंट करेंगे तो एसेट हो जाएगा, और समय के बाद पेमेंट करेंगे तो वही लायबिलिटी बन जाएगा। ये बस समय का हेर फेर है। इसी तरीके से इनकम का भी केस होता है। और ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये देखो इजी तरीके से एग्जांपल में समझा के बता रहे हैं, थोड़ा सा फनी लगे तुम लोगों को ताकि इजी टू रिमेंबर हो, पर ये चीजें अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो यहाँ पर घुमा फिरा के ये सब दिया जाएगा और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी तुम लोग को दिखाएंगे भी जब प्रॉब्लम करेंगे तो, ठीक है। अब इसी तरीके से समझो इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम भी हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न रूल में सीख लिया। अब इनकम में भी सेम केस है। मान लो इनकम, इधर देखो, इनकम का भी एक ड्यू डेट होता है, इनकम रिसीव करने का भी एक टाइम होता है, एक ड्यू डेट होता है। जैसे मान लो मेरे लिए फीस क्या है, एक इनकम है। मैं जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, मेरे को जो फीस मिल रहा है, ये फीस मेरे लिए क्या है, इनकम। तो ये इनकम पाने का एक ड्यू डेट है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर ड्यू डेट के पहले अगर मुझे इनकम मिल गया, तो मान लो मेरे फीस रिसीव करने का डेट है 5 तारीख, दैट इज द डेट ऑफ माई इनकम। लेकिन किसी बच्चे ने क्या किया, पहले ही दे दिया फीस, 2 महीने का फीस पहले ही दे दिया, यानी अभी ड्यू डेट आया नहीं है, समय के पहले उसने फीस दे दिया, तो मेरा इनकम मुझे समय के पहले मिल गया। तो फिर ये क्या होगा मालूम है, इसको बोलेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। इसी को अकाउंट्स में बोलते हैं प्री रिसीव्ड। जैसे प्रीपेड था, वैसे क्या हो गया, प्री रिसीव्ड। तो प्री रिसीव्ड का नेचर क्या होता है, याद रखना, लायबिलिटी। और अगर आप ड्यू डेट पे आपको इनकम मिलता है, ड्यू डेट पे इनकम मिलता है, तो ये इनकम है। तुम बोलोगे प्री रिसीव्ड लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आप समय से पहले किसी से पैसा ले लेते हो ना, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यू हैव टू परफॉर्म द टास्क। मान लो कोई भी काम करने के लिए तुमने पैसा ले लिया पहले, ठीक है। मान लो तुम कोई घर पे केक वेक बनाते, आजकल होता है ना बहुत लोग घर पे कुछ ना कुछ बनाते हैं। सपोज तुम घर पे क्या करते हो, केक बनाते हो, और तुम्हें किसी का ऑर्डर आया केक बनाने का, किसी का बर्थडे है, उसने तुमको ऑर्डर दिया 1000 रुपए का केक का, और 500 तुमको यूपीआई कर दिया पहले से एडवांस पेमेंट की, ठीक है। आपको मैं 500 रुपए एडवांस देता हूँ, और आप इतने तारीख को बर्थडे है, आप केक बना देना, जिस दिन आपका डिलीवरी होगा मैं बैलेंस 500 आपको और दे दूंगा। अब तुमने जब एडवांस ले लिया 500 का, नाउ इट बिकम्स योर लायबिलिटी, नाउ इट बिकम्स योर ऑब्लिगेशन। अब आपको केक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या सोचा, जिसने ऑर्डर दिया उसने सोचा कि भाई मैंने इसको एडवांस दे दिया है, तो अब तो मेरे को केक मिल जाएगा। अब उसने आपके चक्कर में किसी और जगह पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया, कोई दूसरी जगह उसने देखा नहीं केक, वो तो सोच रहा है कि चलो भाई इसको मैंने ऑर्डर कर दिया, पैसा दे दिया एडवांस में, तो ये मेरे को बना के दे देगा बर्थडे के दिन। और अगर आप नहीं देते हो उस दिन बना के, तो वो तो फंस जाएगा ना, अचानक से बर्थडे के दिन उसे फिर कहां से मिलेगा। तो जब आपने एडवांस लिया है किसी भी काम के लिए,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने एडवांस क्यों लिया? एडवांस लेने का मतलब आपकी लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसी तरह से ड्यू डेट के बाद आफ्टर, आफ्टर का मतलब इनकम नॉट रिसीव्ड। मतलब ड्यू डेट पार हो गया, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, आपने अपना काम कर दिया, आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, समय हो गया, ड्यू डेट हो गया, लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। ड्यू डेट भी चला गया, ड्यू डेट क्रॉस हो गया, लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। इसको क्या बोलते हैं मालूम है अकाउंट्स में? अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड। अक्रूड का मतलब इसका नेचर क्या है? एसेट। आपको कोई काम करना था, उसके लिए आपको कुछ पैसे मिले। मान लो आपको कोई काम करना था किसी पर्सन के लिए, और उसने बोला था कि मेरा काम कर दो, मैं तुमको कमीशन दूंगा, कुछ कमीशन दूंगा। तुमने उसका काम कर दिया, तुमने उसका काम कर दिया, इसका मतलब तुमको कमीशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कमीशन नहीं मिला। 1 महीना हो गया, काम तुमने कर दिया, लेकिन अभी तक तुमको कमीशन नहीं मिला। इसका मतलब ड्यू डेट हो गया, काम तुम्हारा हो गया, पैसे अभी तक नहीं आए। अब बताओ, वो पैसे रिसीव करने का तुमको राइट है कि नहीं? यस, तुमको राइट है। तो जिस जगह पे राइट होता है वहां पर क्या होता है? एसेट। तो इसीलिए अक्रूड क्या है? एसेट। ये जो चार्ट है ना यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम का, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े, ये लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। वापस हम लोग एक काम करते हैं, पिछले दिन हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने क्या देखा था? अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने देखा था कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग डेबिट और क्रेडिट में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और इसके लिए हमने किसका यूज किया था? मॉडर्न रूल का। तो मैंने लास्ट के 2 ट्रांजैक्शन जो थे, ध्यान से देखना, लास्ट के जो 2 ट्रांजैक्शन थे मैं नहीं कर पाया था क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था। तो आज हम लोग लास्ट का 2 करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया था, ये हो गया था, ये 5 मैंने कर दिया था, ठीक है। लास्ट का 2 बचा हुआ था, और ये मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी करवाया था मॉडर्न रूल के हिसाब से। आइटम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एसेट देखेंगे, और फिर साइड डिसाइड करेंगे। तो चलो अब इसके बाद से नंबर 6 में जाते हैं, ठीक है। आइटम नंबर 6, नंबर 6। तो चलो एक बार मैं जिनसे पूछूंगा वो ट्राई करना, ठीक है। कोशिश करना है बताने का, गलत सही वो बात की बात है, पर ट्राई करना। देवस्मिता बोलो, 6 नंबर। ट्रांजैक्शन इज परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 50,000। आपने अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा 50,000 में, ठीक है। दिस इज द ट्रांजैक्शन। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, दिस इज द ट्रांजैक्शन। पहले बताओ कि इनमें 2 आइटम्स कौन कौन से इन्वॉल्व्ड है। आइडेंटिफाई द आइटम। आइटम है फर्नीचर एंड कैश, करेक्ट, वेरी गुड। अब बताओ इन दोनों आइटम्स का नेचर क्या है? एसेट। दोनों एसेट, फर्नीचर एसेट और कैश भी एसेट, ठीक है। अब फर्नीचर अगर एसेट है और कैश एसेट है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? फर्नीचर डेबिट में और कैश क्रेडिट। क्यों? Increase, it is increasing, so इट मीन्स फर्नीचर, then good is coming, so it is benefit. नहीं वो लॉजिक नहीं देना है। फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, इट इज इंक्रीजिंग, यस, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज, यही तो। और कैश वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैंने पिछले क्लास में कराया था। उनके जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली मॉडर्न रूल, कैसे हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो यू विल गेट द लेक्चर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर फिलहाल मैं लिखता हूँ
ये पार्ट स्किप करो, ठीक है, न्यू स्टूडेंट ये पार्ट को स्किप करो, सिर्फ सुनो और समझो। तो एक है फर्नीचर अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। ध्यान से देखना, फर्नीचर का नेचर क्या है, एसेट, कैश का नेचर क्या है, एसेट। जो फर्नीचर है ये भी एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, कैश है ये भी एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है। एज पर मॉडर्न रूल एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और जो डिक्रीज होता है वो क्रेडिट। सभी को समझ में आ रहा है? नए स्टूडेंट्स को छोड़कर जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, बताओ किसी को कुछ पूछना है क्या? पक्का क्लियर है? चलो ठीक है। नंबर 7, लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड वेजेस। आपने वेजेस पे किया 20,000, तुम बताओ, अद्रिजा ना, बोलो ट्रांजैक्शन में बताओ यहां पर कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व है, बोलो। पेड और वेजेस, तो अकाउंट का नाम क्या होगा? वेजेस अकाउंट और पेड अकाउंट, करेक्ट? क्या बोली? तो सिर्फ वेजेस अकाउंट रहेगा, तो सिर्फ एक ही साइड होगा ट्रांजैक्शन में। वो बोल रही कैश, ये भी बोल रही कैश, क्या होगा? सुहाना बोलो। देखो यहां पर पेड बोला है तो पेड एक वर्ब है, ऐसा अकाउंट नहीं होता, पेड अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है। पेड मतलब आपने पैसे दिए, पेमेंट किया, पेमेंट का मोड कुछ तो बोला नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा तो जनरल मोड ऑफ पेमेंट कैसी होता है? नॉर्मल मोड ऑफ, हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते किसी को भी पेमेंट करते तो व्हाट इज द जनरल मोड ऑफ पेमेंट? इट इज सपोज टू बी कैश, इट इज, ऐसा नहीं आज के टाइम पे तो यूपीआई से भी बैंकिंग मोड से पे करते हैं, बट जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे? जब भी पेड बोल रहा है तो दो तरीके से बोलेगा, ऐसा बोलेगा पेड वेजेस इन कैश, ऐसा बोल दिया मान लो, देन देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर बोल रहा है पेड वेजेस इन कैश तब तो बता ही रहा है कि कैश में पेमेंट किया, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा पेड वेजेस तो व्हाट विल यू अज्यूम? इन कैश, क्योंकि कैश इज द जनरल मोड ऑफ पेमेंट, तो कैश नहीं भी बोलेगा तो कैश ही मानेंगे हम लोग। तो यहां पर जो दो आइटम्स है वो कौन कौन से हैं? वेजेस और कैश। कैश लिखा नहीं है पर पे कर रहा है तो कैश, ठीक है, यस। Like sold goods to Ashok, we had written like it is on credit because cash is not mentioned. So, but for paid, But Ashok is mentioned, na? The name is mentioned. यस करेक्ट, ठीक है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो एक हो गया वेजेस अकाउंट, एक हो गया कैश अकाउंट, ठीक है, दो हो गया। अब ध्यान से समझना इनका नेचर, तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं, एक हो गया वेजेस अकाउंट, एक हो गया कैश अकाउंट। अद्रिजा नेचर बताओ, नेचर ऑफ वेजेस एंड नेचर ऑफ कैश किसका? दोनों एसेट है, देखो ये लोग बोल रहे हैं कितना विद्रोह हो रहा है तुम्हारा, देख रही हो? गलत अगर कोई बोला ना क्लास में बच्चे तो मेरे को बोलने से पहले बाकी लोग टूट पड़ेंगे। यू कैन नॉट अफोर्ड मेकिंग मिस्टेक। कैश एसेट है, जब हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं तो ये बिजनेस के लिए खर्च है। वेजेस मतलब फैक्ट्री के वर्कर को जो पेमेंट करती है खर्च है। हाँ यस, वेरी गुड, वाह क्या बात। एक मीम आता ना 3 इडियट का, वाह क्या बात है, देखिए प्रोफेसर बोलते हैं ना, तो ये एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इधर हम लोग डेबिट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग ये मत समझो कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपका ये फर्स्ट क्लास है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने मिस किया इसलिए नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि ये जितने स्टूडेंट्स है आपकी तरह है, बस ये लोग 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं इसलिए ये इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं। देख रहे हो ना कितने अच्छे से बोल रहे हैं। तो अभी वो मिसिंग क्लास आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग कर लोगे, आप भी वैसे ही बोल पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये नोट्स में आपको दे दूंगा, जिनके पास नोट्स नहीं है ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ये आपको घर पे करना ट्राई, ठीक है। लेकिन आज क्लास में एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। तो अब एक फ्रेश पेज में हम लोग को लिखना है, सुनना ध्यान से, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग। लिखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, BASES, बेसिस
ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम लोग बेसिस भी बोलते हैं, BASIS। तो बेसिस या बेसिस कुछ भी लिखना लिखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, यानी बिजनेस में हिसाब किताब रखना। तो हिसाब किताब रखने का दो तरीका होता है, दो आधारशिला है। आधारशिला मतलब बेसिस है, ठीक है। तो अकाउंटिंग के दो आधार होते हैं, दो बेसिस होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से बेसिस है सर? तो एक को बोलते हैं कैश बेसिस, एक को बोलते हैं अक्रूअल बेसिस, ठीक है। एक है हमारा कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूअल बेसिस। सर ये क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है, तो हम समझा रहे हैं। कैश बेसिस का मतलब होता है कैश के आधार पे, कैश बेसिस। बोलो सर ये क्या बताया आप? यही मतलब है कैश बेसिस, मतलब कैश के आधार पे। कैश के आधार पे क्या? कैश के आधार पे अकाउंटिंग करो। अकाउंटिंग कैसे करना है, लिखा ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस क्या है? कैश बेसिस, मतलब कैश के आधार पे अकाउंटिंग करो। यानी कि जब पैसे आएंगे आपके पास तो उसको इनकम मान लो, और जब पैसे जाएंगे तो उसको खर्चा मान लो। जब आप पैसे को कलेक्ट करते हो, कलेक्शन करते हो, उसको इनकम मान लो, और जब आप पैसे को पेमेंट करते हो तो उसको खर्चा मान लो। सीधा एकदम, कोई दिमाग का कोई खेला नहीं है यहाँ पर। विदाउट यूजिंग योर ब्रेन यू कैन डू इट। नो सर ब्रेन तो लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें दिमाग क्या लगेगा? पैसा आया इनकम, पैसा गया एक्सपेंस, इसमें क्या दिमाग लग रहा है? तो ये तो बहुत आसान है सर। फिर अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट में इतना सीखने का क्या जरूरत है? अगर इतना ही आसान है अकाउंटिंग करना, आया तो इनकम, गया तो खर्चा, तो इसमें इतना पढ़ने का क्या जरूरत है, इतना मोटा मोटा किताब? ये जो कैश बेसिस है ना, ये बड़े बिजनेस में फॉलो नहीं होता है। ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, जो लोकल एरिया में हम लोग देखते हैं अपने आसपास में, स्टोर्स, हॉकर्स, शॉपकीपर्स, वो लोग ये करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जो छोटे मोटे लोकेलिटी बेस्ड बिजनेस होते हैं, माइक्रो लेवल पे चलते हैं, लोकेलिटी तक उनका बिजनेस कन्फाइंड होता है। दोज स्मॉल बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स इस तरह के मेथड को फॉलो करते हैं। दे आर मतलब दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, बिग बिजनेसेस, नो। बड़े बड़े कंपनी में कौन सा मेथड फॉलो होता है? अक्रूअल बेसिस। वो क्या है वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले समझो कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब लिख लेते हैं, under this basis या अंडर कैश बेसिस लिखो, अंडर कैश बेसिस we record the income when it is received and we record the expenses when it is paid. That is income implies collection, expense implies payment. हो गया? इम्प्लाइज का मतलब हाँ रिप्रेजेंट्स। हाँ क्या बोलिए? नहीं बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इक्वल। और कोई? ठीक है, हाँ क्या रिप्रेजेंट्स, यस, रिप्रेजेंट्स, इंडिकेट्स,
ठीक है। तो इम्प्लाइज का जो एक्चुअल इंग्लिश के हिसाब से इसका जो रियल मीनिंग है वो ये है, समथिंग विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड। कुछ चीजें होती है जो एक्सप्रेस्ड होती है और कुछ चीजें जो एक्सप्रेस्ड नहीं है, आपको समझनी पड़ती है, विच इज इम्प्लाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बट ऑब्वियस। हम लोग बोलते हैं ना दिस इज बट ऑब्वियस, दिस इज, मतलब यही होता है, इसमें समझने का क्या है, दिस इज इम्प्लाइड, दिस इज बट ऑब्वियस, समझ में आ रहा है। तो इम्प्लाइज का मतलब यही है, विच इज समथिंग विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड। समझ में आया? इसको एग्जाम्पल दे, मजा आएगा तुम लोग को। अब एक लड़का था, उसका नाम था मोहन, उसको एक लड़की पसंद थी, उसका नाम था मोहिनी। तो मोहन को, सुनो, मोहन को मोहिनी पसंद थी। तो बहुत दिन से सोचने समझने के बाद एक दिन उसने सोचा कि चलो आज इसको अपना मन का बात बोल ही देते हैं। तो वो हिम्मत करके ऊपर वाले का नाम लेकर एक दिन उसने, वो गया मोहन उसके पास, मोहिनी के पास, और बोला देखो मोहिनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई लव यू, एकदम बोल दिया, है ना, बोल दिया। और उसके बाद मालूम है क्या हुआ? वो जो मोहिनी थी ना, वो कुछ नहीं बोली, वो स्माइल की, पलट के चली गई। She just smiled. She did not say anything. She just smiled and चली गई पलट के। अब मोहन कंफ्यूज है, बोल रहा है यार कुछ बोल ही नहीं, यस नो, कुछ समझ नहीं आया ये क्या, मतलब वो कंफ्यूजन में चला गया बेचारा। क्या लग रहा है तुमको? व्हाट इज द रिस्पॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो उसके अब देखो, उसके कुछ मित्र हैं, मोहन के कुछ मित्र हैं, सोहन, रोहन, ऐसा करके, वो लोग अब उसको बता रहे कि देखो भाई हंसी है, मतलब कुछ बात है, ठीक है। कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो बोले नहीं, पलट के चली गई, मतलब तुमको लल्लू समझ रही थी इसलिए हंस के चली गई। बोले क्या पगला, अपना औकात देखा, मतलब मजाक का तरह तुमको ली है, इसीलिए हंस के चली गई। बोले क्या यार, क्या यार, हैसियत के हिसाब से बात करो, क्या कर रहे हो तुम, चुपचाप इसलिए चली। अब उसको समझ नहीं आ रहा है। तो इम्प्लाइड मतलब समथिंग विच इज नॉट वेरी मच क्लियर, बट एनीवेज, तो यहाँ पर ये फनी एग्जांपल था। कैश बेसिस मतलब समझ में आया? तो कैश बेसिस अकाउंटिंग का वो तरीका है जहां पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। कैश बेसिस में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बिजनेस में आप कलेक्शन कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, आपका इनकम है। जब जब आप किसी चीज के लिए पेमेंट करते हो, पैसे जा रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस है। तो देखो, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं लोकेलिटी में या होता है ना, इन लोग को उतना अकाउंटिंग का प्रॉपर डिटेल नॉलेज तो होता नहीं है, तो इन लोग भी तो अपना हिसाब किताब मेंटेन करते हैं ना। तो ये लोग कैसे करते हैं? दोज हु आर नॉट रनिंग अ वेरी बिग बिजनेस, those who are not having good knowledge of accountancy। अब लोकेलिटी के जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इन लोग थोड़ी ये सारा चीज समझते हैं। तो उन लोग अपना बिजनेस का हिसाब किताब अपना नॉर्मल बही खाता में रखते हैं। कैसे रखते हैं? तो उन लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह रोज दुकान खोलते हैं, जितना भी माल वाल बेचे, जो पैसा आया नोट करते हैं कि आज इतना ये माल बेचे, इतना है, इतना, मतलब जो भी माल बेच रहे हैं, जहां जहां से पैसा आ रहा है वो सारा कलेक्शन लिखते हैं एक साइड में, और जिसको जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट लिखते हैं एक साइड। मतलब पूरे दिन भर में उसने कितना कितना कलेक्ट किया वो लिख लेंगे, और जितना जितना उसने पूरे दिन भर में पेमेंट किया वो लिख लेंगे। और रात को जब अपना झाप गिराएंगे, दुकान बंद करेंगे, तो बैठ के क्या हिसाब करेंगे, आज दिन भर में कितना पेमेंट हुआ, आज दिन भर में कितना कलेक्शन हुआ। अच्छा, दिन भर में आज 5,000 कलेक्शन किए, आज दिन भर में 3,000 पेमेंट किए, यानी आज दिन भर का मेरा कितना का फायदा है, 2,000 का आज दिन भर का मेरा दुकानदारी है, मतलब बिजनेस में फायदा हुआ। मतलब ये उनका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब उसके पीछे वो दिमाग नहीं लगा रहे, एसेट क्या, लायबिलिटी क्या, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, बोला उतना अपने को क्या करना है। 5,000 आया दिन भर में, 3,000 गया दिन भर में, 2,000 मेरा बच गया पॉकेट में, कहानी खत्म। क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एकदम सिंपल, ठीक है। अक्रूअल बोलता है, बोला देखो ये सब बच्चों का गेम है, ये हम नहीं खेलते। अक्रूअल क्या बोल रहा है? बोले ये सब छोटे मोटे बिजनेस के लिए, लोकेलिटी बेस्ड बिजनेस के लिए ये ठीक है। हम तो वो हैं जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस। हम लोग ये सब बचकाना बात मत करो, आया इनकम गया खर्चा, ये क्या है? फिर ये सब्जेक्ट किस लिए बना? हम लोग तो प्रॉपर तरीके से समझेंगे बिजनेस का इनकम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से समझेंगे बिजनेस का एक्सपेंस क्या होता है। ऐसा नहीं आया इनकम गया एक्सपेंस, ऐसा थोड़ी है। तो फिर अकाउंटेंट का क्या वैल्यू रह जाएगा? तब तो हर गली मोहल्ला का आदमी बोलेगा हम अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंसी जब पढ़ेंगे तो नियम से बात करेंगे। अक्रूअल बेसिस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाके बात करता है, इसका हाई फंडा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बड़े बड़े कंपनी में यही इस्तेमाल होता है। ये क्या बोलता है, सुनना आप ध्यान से, लिखने के पहले बोल रहा है इनकम वो नहीं है,
जो आपने रिसीव किया। इनकम वो भी है जो आपने रिसीव नहीं किया लेकिन आपको रिसीव करने का अधिकार है। इनकम वो नहीं है सिर्फ जो आपने रिसीव किया, बल्कि इनकम वो भी है जिसको आपको रिसीव करने का अधिकार है। ठीक है। इसी तरह से खर्चे वो नहीं है जो सिर्फ आपने पेमेंट किया, खर्चे वो भी है जिसको पेमेंट करने का आपका दायित्व है, ऑब्लिगेशन। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, मान लो आप अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए का माल बेचे। कितने का माल बेचे? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का जो माल बेचे उसमें से आधा आपने कैश में सेल किया, आधा आपने क्रेडिट में सेल किया। 50% यू सोल्ड इन कैश, 50% यू सोल्ड ऑन क्रेडिट। 1 लाख का आपने गुड्स सेल किया, 50,000 कैश में, 50,000 क्रेडिट में। तो 50,000 जो आपने कैश सेल किया उसका तो पैसा संग संग आपको मिल गया, लेकिन 50,000 का जो माल आपने उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा, उसका पैसा आपको संग संग मिला नहीं। वो हो सकता है आपको 2-4 दिन, 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। ठीक है। तो कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश बेसिस बोलता है जिसका पैसा मिला बस वही आपका इनकम है। आपको कितना का पैसा मिला? 50,000 का। 50,000 इज योर इनकम। तुम बोलोगे बाकी का 50,000 जो बेचे वो, बोला उसका पैसा नहीं मिला ना, अभी इनकम नहीं है। जब उसका पैसा मिलेगा तब उसको इनकम मानना। ये कौन बोल रहा है? कैश बेसिस। अक्रूअल बेसिस बोलता है बट पागल, तुमको कुछ आता नहीं है। अक्रूअल बेसिस क्या बोल रहा है? बोला सुनो, 50,000 का जो माल कैश में बेचे हैं उसका तो नकदी में पैसा आ गया संग संग, वो तो इनकम है ही। बाकी का जो 50,000 क्रेडिट में बेचे, भले ही उसका पैसा मेरे को तुरंत अभी नहीं मिला, लेकिन माल तो बेच दिए ना, मेरे को राइट टू रिसीव तो हो गया ना, मतलब मिलने का अधिकार तो आ गया ना। पैसा नहीं मिला लेकिन पैसा मिलने का अधिकार तो आ गया। तो अगर पैसा मिलने का अधिकार भी आपके पास आ जाए तो भी वो इनकम होता है। पैसा मिलने का अधिकार भी, पैसा मिले या पैसा मिलने का अधिकार मिले, पैसा मिले या पैसा मिलने का अधिकार मिले, इनकम है। कौन बोल रहा है? अक्रूअल बेसिस। यानी कि ये बोल रहा है आपका टोटल इनकम कितना हुआ? 1 लाख। कैश सेल जो किए वो भी आपका इनकम माना जाएगा, क्रेडिट जो सेल किए वो भी आपका इनकम माना जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यू हैव नॉट रिसीव्ड मनी फॉर क्रेडिट सेल। स्टिल योर टोटल इनकम विल बी 1 लाख रुपीज, नॉट जस्ट 50,000। इसी तरीके से मान लो खर्चे, आपने मान लो आपको टोटल 50,000 रुपए का खर्चा करना था। सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया भर के अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस थे, सब मिला के 50,000। आपको 50,000 रुपए का खर्चा करना था, जिसमें से आपने 30,000 का पेमेंट कर दिया, 20,000 अभी ड्यू है, बाकी है। तो कैश बेसिस बोलता है आपका खर्चा सिर्फ 30,000 है जो आपने पेमेंट किया है, बाकी जो 20,000 है वो तो आपने पे किया नहीं, वो आपका खर्चा नहीं है। वो खर्चा कब बनेगा? जब आप उसको पे करोगे। ये बोलता है कैश बेसिस। अक्रूअल बेसिस बोलता है नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। 50,000 का आपका खर्चा का जिम्मेदारी है, ये पूरा आपका एक्सपेंस माना जाएगा। जो आपने पे कर दिया 30,000 वो तो आपका खर्चा है ही। जो आपने पे नहीं किया लेकिन आपको पे करने की जिम्मेदारी है, वो भी खर्चा है। तो जो पे किया वो तो खर्चा है, और जो पे करने की जिम्मेदारी है वो भी खर्चा है। तुमको समझ में आया? तो अक्रूअल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो अब इसको लिखते हैं। लिखो, अंडर अक्रूअल बेसिस income is recognized मतलब recorded in the books of account when right to receive is established. Similarly, expenses are recognized
in the books of account when obligation to pay is created. Obligation to pay is created. चलो लिखो क्या बोल रहा है इसको, फिर से सब लोग ना ध्यान से एक बार धीरे धीरे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अंडर अक्रूवल बेसिस इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते बोलने का मतलब रिकॉर्ड करते हैं जब राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब पैसा मिलने का अधिकार आ गया, इनकम हो गया। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने रिसीव किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। रिसीव आपने किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। आपको यह देखना है कि पैसा मिलने का अधिकार आ गया मतलब इनकम हो गया, रिसीव किया तो भी, नहीं रिसीव किया तो भी। इसी तरीके से एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन ऑब्लिगेशन टू पे इज क्रिएटेड। कोई भी खर्चा पे करने का अगर आपका जिम्मेदारी बन गया, आपका ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट हो गया किसी चीज को पेमेंट करने का, मतलब खर्चा हो गया। आपने एक्चुअल पेमेंट किया या नहीं किया इससे कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, आपका ऑब्लिगेशन हो गया ना, मतलब खर्चा हो गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? चलो इसको थोड़ा सा अभी तो समझ आ रहा है, भूल जाओगे हो सकता बाद में, तो एक चीज और लिख दो यहां पर, इसी में ऐड कर दो। एक्चुअल रिसीट और एक्चुअल पेमेंट इज इररिलेवेंट, बस इतना लिख दो। यानी यहां पर हमें इस बात पे कोई ध्यान नहीं देना कि एक्चुअल में पैसा हमें मिला या नहीं मिला, एक्चुअल में हमने पेमेंट किया या नहीं किया, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस हमें बस मेन चीज समझना है कि इनकम मिलने का अधिकार हो गया, खर्चा करने का जिम्मेदारी हो गया, कहानी खत्म। ये दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन आपका स्कूल में जब अभी तो नया देखो क्लास 11 में गए हो, अभी स्टार्ट हो रहा है, बेसिक टॉपिक चल रहा है, तो आपके स्कूल का जो फर्स्ट एग्जाम होगा, इंटरनल टेस्ट या एग्जाम जो भी होगा, आप मान के चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपका रहेगा, अक्रूवल बेसिस के ऊपर यू विल फाइंड वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर पे मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर सम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। फिलहाल हमने समझ लिया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग अगले दिन करेंगे। तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया, जो प्रॉब्लम मैंने दिया कौन सा, ये वाला अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको करना है। ठीक है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कौन कौन से ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व है, आइटम को आइडेंटिफाई करो। फिर क्या करना है, उनके नेचर को आइडेंटिफाई करो। फिर देखो कि उनके नेचर के हिसाब से मॉडर्न रूल क्या लग रहा है, मॉडर्न रूल के हिसाब से फिर डेबिट क्रेडिट करो। ठीक है, वो खुद समझना, आज कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यू ट्राई बाय योरसेल्फ, गलत सही जो भी हो। देखो होमवर्क का मतलब एक चीज पहले समझो, जब मैं होमवर्क देता हूं, होमवर्क का मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि सारे स्टूडेंट सब कुछ करेक्ट करके लाएंगे। होमवर्क का मतलब है यू हैव टू ट्राई एट होम। आप जब इसको करोगे, हो सकता है आप सही किए, हो सकता है आप गलत किए, हो सकता है कुछ आपने ठीक किया, कुछ गलती हो गई, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप घर पे जब निकालोगे, पढ़ोगे, खुद से ट्राई करोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे, तो ये जो चीज़ है ना, इससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, इससे आपकी लर्निंग अच्छी होगी। और सीधा मैं बता दूंगा, आप कॉपी में नोट कर लोगे ना, तो ये रियल लर्निंग नहीं है। तो आपको गलत सही जो भी हो, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर तो मैं बताऊंगा ही क्लास में। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।